वक्फ का मुतावली बोल दिया कि जमीन जो है वक्फ की है, तो आप कहीं लड़ ही नहीं सकते हैं। आप इस कानून के बाद, इस संशोधन के बाद ये अधिकार लोगों को मिला कि आप किसी संपत्ति को जब डिक्लेयर करिएगा तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी संपत्ति है, इसलिए आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया कभी भी, ना कि इन्होंने कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाया है। ये सारी संपत्तियां जो कुछ मठाधीश लोगों के पास है, जो आज हल्ला कर रहे हैं लोग, ये उन लोगों के पास है। 22,000 एकड़ वक्फ भूमि जो है ना, वो कांग्रेस के नेताओं ने लूट ली। 22,000 एकड़, वो बाकायदा रिपोर्ट में है। और उसमें एक नाम किनका है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी नाम है वो वक्फ की जमीन लूटने। ट्रिब्यूनल कौन है? वक्फ ट्रिब्यूनल है ना, उसमें वही लोग रहते हैं, वही मुदालय, वही जिरह करने वाले और वही फैसला देने वाले। माने गैर मुस्लिम का जमीन पे आपने कर दिया एक, या कोई मुस्लिम का ही यदि विवाद हो गया, गैर मुस्लिम का कर दिया, अब वो कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाएगा। प्रॉपर्टी राइट हमारा धारा 300A में हमको संविधान ने दिया है, उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम संपत्ति है और हमको कोई लूट ले रहा है उसमें, और हम कहीं जाकर के उसका हम अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो जो कोर्ट का दरवाजा बंद किया था, वो कोर्ट का दरवाजा खुला। आप इस घर में किराए में हैं, आप इस घर के किराए में हैं बोल करके इस घर को दान कर सकते हैं क्या? आप इसके अधिकारी हैं क्या? आप अधिकारी नहीं ना है। आप दान तभी कर सकते हैं जब आप उसका अधिकारी हो, माने आपके पास कोई जमीन है, आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, तब आप दान करते हैं ना। और ये धार्मिक मामलों से संबंधित ही नहीं है, तो संपत्ति का मामला है। आप किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कानून फॉलो होना चाहिए उसको लागू होना चाहिए। इसके अल्पसंख्यक भाइयों को भ्रम पैदा करें, कैसे उनको बेवकूफ़ बना करके सड़क पर उतार करके उनसे जो है मार काट कराए। इन्होंने कह दिया, इनको जाते जाते यदि ये बिल्डिंग पसंद आ गई और इन्होंने कहा कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है। आपने देखा ही होगा कि भाई अभी अपने पार्लियामेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने कहा ये वक्फ की संपत्ति है। यहाँ तक अंबानी के उस बिल्डिंग को भी लोगों ने कहा कि वक्फ की। मतलब क्या है कि आपने जो देख लिया, आपको लग गया, वो जाकर कर देंगे। कि जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान या जो भी वक्फ की संपत्ति है जो अभी तक है, उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। ये कानून उन जमीनों पे लागू नहीं होगा, बशर्ते अगर यदि उनमें मुकदमे नहीं चल रहे हो। और आज जो कांग्रेस के लोग यहाँ, जो आदिवासी नेता एक यहाँ कर रहे हैं कि इससे आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों के हितों की अनदेखी होगी और उनका भी जमीन जाएगा, उनको बता देना चाहते हैं इस कानून में 5th और 6th शेड्यूल के जमीन को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है और कहा गया है 5th और 6th शेड्यूल में कोई भी जमीन वक्फ नहीं की जा सकती। अब इतना बड़ा सुरक्षा का गारंटर, उनको तो आदिवासी विरोधी वो लोग हैं जो इसके साथ खड़े होकर के कह रहे हैं। वक्फ बिल संशोधन 2025 को पारित कराने के बाद अब भाजपा इसको लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है। वो जनता के दरवाजे तक जाएगी और जो वक्फ में संशोधन हुआ है वो कैसे मुसलमानों के हित में है, देश के हित में है, राज्य के हित में है, वो दरअसल हर जगह बताएगी। आज इसको लेकर प्रदेश कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां हर कार्यकर्ताओं को सवाल का उनके सवालों का जवाब दिया गया और जो संशोधन हुआ वो कैसे उनके हित में है, मुसलमानों के, इसको लेकर बताया गया। इस जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी भी हैं। बावरी जी, ये तो यही बात हुआ कि भाई सांप निकल गया तब लाठी पीट रहे हैं। आप कानून में संशोधन करने से पहले जन जागरण लाते, आम सहमति बनाते। अब जब संशोधन हो गया, इसको लेकर वक्फ को लेकर इतना आपका विरोध हो रहा है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को समझाएंगे कि ये कानून अच्छा है। बात ऐसा है कि देश के सर्वोच्च सदन में, लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में, राज्यसभा और लोकसभा, जो प्रक्रिया होती है किसी कानून के बनने के या किसी कानून के संशोधन के, उसको अपना करके देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी बिल पर
इतनी लंबी बहस हुई हो। 17 घंटे राज्यसभा में, 14.5 घंटे लोकसभा में, इतने बृहत चर्चा के बाद, जेपीसी के लगातार कई एक बैठकें, हजारों लोगों से मिलने के बाद, कई एक राज्यों में जाने के बाद, बैठकें करने के बाद यह बिल पेश हुआ। और पेश होने के बाद आपने सदन में भी देखा और सदन के बाहर भी देखा, लोकतांत्रिक पद्धति में कानून कैसे बनता है, संशोधन कैसे होता है, सबको मालूम है। अब ये दोनों ही सदन से पास होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस और उनके जो भी गैर एनडीए घटक दल है इंडी के, वो अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जिस तरह से फिर से देश के संप्रभुता, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, नागरिक हैं, उसको कैसे, विशेषकर अल्पसंख्यक भाइयों को भ्रम पैदा करें, कैसे उनको बेवकूफ़ बना करके सड़क पर उतार करके उनसे जो है मार काट कराएं। अभी मुर्शिदाबाद में आपने देखा, यह तमाम चीज़ें सामने आने लगी। इस दिशा में इस संशोधन को क्यों ज़रूरत पड़ा, किन कारणों से यह संशोधन जरूरी है और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अव्वल बात, जो ये लोग लगातार यह फैला रहे हैं कि ये जो है सीधे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, वो तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का जो एक तर्क है कि दुबई और सऊदी के मुसलमानों से भी भारत के मुसलमान अमीर हो जाएंगे, वफ़ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, कांग्रेस कह रही है संशोधन की मांग किसने किया बीजेपी से कि भैया संशोधन कर दो। ये धार्मिक आस्था का विषय है, जो अल्लाह के नाम पर ज़मीन है उसको बिना पूछे संशोधन कर दी है। और ये जो कह रहे हैं कि वफ़ की प्रॉपर्टी में बेतहाशा वृद्धि हुआ, तो कह रहे कि लोगों को दान देने पे भी रोक होगा क्या, कि पहले 5 साल मुसलमान बन जाइए तो 5 साल रहिए फिर दान कीजिए। बोल रहा दान तो मेरा राइट है ना, हम आज इच्छा होगा हम अपनी प्रॉपर्टी का दान करेंगे, उस पर भी बीजेपी को आपत्ति है। दरअसल भारत में उनका कहना है कि भारतीय सेना के बाद सबसे अधिक जो ज़मीन है वो तो वफ़ के बाद है, और उसी पे अब आपकी निगाह है, छीनना चाहते हैं आप। देखिए, वक्फ क्या है, मुझे लगता है बहुत सारे आम मुसलमान भी इस चीज़ों को नहीं जानते होंगे, गरीब मुसलमान। ये वक्फ के लिए जो हायतवा जो मजा रहे हैं, जो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम लोग हैं, आप उनको समझिए पहले। वक्फ क्या है? वक्फ है अल्लाह के नाम पर दिया गया किसी का दान, और ये दान जो है वो वापस नहीं लिया जा सकता, उसकी बिक्री नहीं की जा सकती, उसका कोई डीड नहीं बनाया सकता। और दान जैसे ही शब्द आता है तो प्रश्न उठता है, दान कौन करेगा और दान करने का अधिकारी कौन है? आप इस घर में किराए में हैं, आप इस घर के किराए में हैं बोल करके इस घर को दान कर सकते हैं क्या? आप इसके अधिकारी हैं क्या? आप अधिकारी नहीं ना है। आप दान तभी कर सकते हैं जब आप उसका अधिकारी हो, माने आपके पास कोई ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, आपकी संपत्ति है, तब आप दान करते हैं ना। यहाँ प्रैक्टिस ये चल रहा था। 1995 में इन लोगों ने वक्फ को जो कानून बनाया कांग्रेस की सरकार में, उसके बाद जो बातें चली आगे, एक बात यहाँ और एक मैं जोड़ दूँ, थोड़ा सा आपको लंबा लगे लेकिन चीज़ों को ठीक समझने के लिए आपको बता दें। पूरे दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के पास वक्फ का जो है सीधे एडमिनिस्ट्रेशन है। तुर्की से लेकर के इंडोनेशिया तक में वक्फ जो है सीधे गवर्न होता है सरकार के माध्यम से। यहाँ भारत की सरकार ने इसके गवर्निंग पर कोई कंट्रोल अपने पास नहीं रखा है, और ये धार्मिक मामलों से संबंधित ही नहीं है, तो संपत्ति का मामला है। आप किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कानून फॉलो होना चाहिए उसको लागू होना चाहिए। अभी जो 1995 जो कानून था, 2013 में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वक्फ कानून में, वक्फ बाय यूजर, यह जो कानून लेकर के आया, उसके तहत क्या था मामला? मामला यह है कि भाई अगर यदि वक्फ बोर्ड ने किसी ज़मीन का डिक्लेरेशन कर दिया कि यह वक्फ की संपत्ति है, तो वो ज़मीन का लिख करके यदि उन्होंने दे दिया अपने रजिस्ट्रार के पास, एसडीओ के पास, डीसी के पास, तो एसडीओ क्या करता है, ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड रखने वाला सीओ अंचल का या एलआरडीसी क्या करता है, वो ज़मीन जो उन्होंने लिख के दिया है
उसको अपने पंजी 2 से निकाल देता है और वक्फ की संपत्ति घोषित कर देती है। अब उसमें जिसका भी जमीन है या जिसकी भी संपत्ति है उससे ना पूछा जाता है, ना उसको कोई अपना बात रखने का मौका देता है। इन्होंने कह दिया, इनको जाते जाते यदि ये बिल्डिंग पसंद आ गई और इन्होंने कहा कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है। आपने देखा ही होगा कि भाई अभी अपने पार्लियामेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने कहा ये वक्फ की संपत्ति है। यहाँ तक अंबानी के उस बिल्डिंग को भी लोगों ने कहा कि वक्फ की। मतलब क्या है कि आपने जो देख लिया, आपको लग गया, वो जाकर ही कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण करे, कोई छीनने का नहीं है कि वक्फ की ज़मीन है बोल के हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ले ली हो। आपको मैं बता रहा हूँ वही बात। ऐसे कई एक उदाहरण है, कर्नाटका का ही उदाहरण है। वहाँ एक, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, एक आपको उदाहरण मिल जाएगा, आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। एक व्यक्ति को अपने बेटी की शादी करनी थी, उसने अपने संपत्ति को बेचने के लिए ये किया। जब वो गया अंचल कार्यालय वहाँ, तो पता चला उसकी संपत्ति तो है ही नहीं, वो तो वक्फ को चली गई। वो लगा रोना पिटना, गाँव वाला आया, गाँव वाले सबको बोला भाई क्या है। गाँव वालों ने भी जाकर के देखा अपना संपत्ति, तो भैया वो बताया कि पूरा गाँव ही वक्फ को चला गया है। आप समझ लीजिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे एक वक्फ की संपत्ति यहाँ पे घोषित की गई है, देखिए कैसे माल प्रैक्टिस करता है लोग। ये तमिलनाडु का एक मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर है, तिरुचेंद्री गांव का है, चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। अब इसको जो है 1500 पुराना मंदिर को वक्फ की संपत्ति इन लोगों ने घोषित कर दिया है। अब पार्लियामेंट को घोषित कर दिया, कई एक ऐसी चीज़ें इन्होंने की है। मैं वही बता रहा था कि इनका इतना अधिकार दे दिया 2013 में कि भाई आपने जो संपत्ति घोषित कर दी वक्फ को, वो किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पर वो लोग कह रहे थे ट्रिब्यूनल में इसकी हियरिंग। ट्रिब्यूनल कौन है? वक्फ ट्रिब्यूनल है ना, उसमें वही लोग रहते हैं, वही मुदालय, वही जिरह करने वाले और वही फैसला देने वाले। माने गैर मुस्लिम का जमीन पे आपने कर दिया एक, या कोई मुस्लिम का ही यदि विवाद हो गया, गैर मुस्लिम का कर दिया, अब वो कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाएगा। और ट्रिब्यूनल में क्या होना है, सब उसी के पास है, उन्हीं लोगों को करना है। भारत का कानून है 300A, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपको अधिकार देता है कि आपको संपत्ति का अधिकार है और आपके संपत्ति के अधिकार को जीने के अधिकार, जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया है। अब संपत्ति भारत में किसका क्या है, ये कौन तय करता है? डीसी तय करता है, जो अपना अंचल कार्यालय रजिस्ट्रार यही तय करता है ना विवाद के संबंध में। अब आपकी जमीन है, एक कौन सर्टिफिकेशन करके देगा? डीसी देगा, अंचल के अधिकारी देंगे। इस कानून में जो था वो उनके पास राइट नहीं था। वक्फ का मुतवली बोल दिया, वक्फ का मुतावली बोल दिया कि जमीन जो है वक्फ की है, तो आप कहीं लड़ ही नहीं सकते हैं। आप इस कानून के बाद, इस संशोधन के बाद ये अधिकार लोगों को मिला कि आप किसी संपत्ति को जब डिक्लेयर करिएगा तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी संपत्ति है, इसलिए आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और भाई अगर यदि दान करना है तो अपनी ही संपत्ति का दान कीजिएगा ना, उसमें कोई कुटिलता या कोई आप उसमें चालाकी तो नहीं करिएगा जब भाई जमीन हड़पने के लिए हम जो है उसको कर लें। और मैं आपको बता रहा हूँ 2014 तक वक्फ के पास पूरे देश में जो संपत्ति थी वो 4,50,000 संपत्ति थी, और टोटल पूरे भारत में। और जमीन कितनी थी? 6 लाख एकड़ जमीन थी। अब इसका मार्केट वैल्यू अगर यदि देखा जाए तो इसको संभावित जो आय होना चाहिए इतनी संपत्तियों से, वो 12,000 करोड़ इनको वार्षिक होना चाहिए आय। लेकिन इनको कितना आय होता था? 163 करोड़ रुपया मात्र पूरे देश के वक्फ की संपत्ति से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपया जिसमें कमाई होना चाहिए, संभावित जो मार्केट का दर है, जो इसका वैल्यूएशन है उसके आधार पे, वो सिर्फ 163 करोड़ रुपया उनका दिखाता था। 2013 में जो कानून पास इन लोगों ने किया, उसके बाद 2024 आते आते जो इन्होंने बताया है, जो डिक्लेरेशन दिया है 2018 का और 19 में वक्फ की संपत्तियों का, वो बढ़ करके हो गया 4,50,000 संपत्ति से बढ़ करके हो गया 8,72,000 संपत्ति इन बिटवीन 2014 से अभी।
और जमीन चली गई 37,94,000 एकड़ जमीन, 37,94,000 एकड़। अगर यदि हम वैल्यूएशन और कमाई देखें हर साल, तो इससे कमाई होना चाहिए था 1,00,000 करोड़ संभावित आय। अब समझ लीजिए, अब एक ऐसा बॉडी जिसमें 1,00,000 करोड़ का ईयरली कमाई हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा, इतना जमीन दुनिया का इतना रिचेस्ट कोई वक्फ नहीं है पूरे विश्व के अंदर। वो पैसा आना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना, आय कितना बढ़ा, उसमें 163 करोड़ था, इसमें 166 करोड़। भाई ये पैसे, इतने बड़े संपत्तियों का पैसा का क्या हो रहा है? मतलब बोले वो वैकेंट लैंड छोड़ दिए, हम किसी को रेंट पे नहीं दिए, हम किसी को लीज पे नहीं दिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोले, कोई स्कूल नहीं खोले, कोई, इसलिए वो जमीन का यूज नहीं हुआ। ऐसे हजारों उदाहरण है वक्फ की संपत्तियों का गलत तरीके से कहीं रेंट लगा दिया गया, उसकी कीमत जो है 1,00,000 रुपये महीने की है, 10,000 में दे दिया गया, 90,000 रख दिया। जितने लुटियंस जोन के जितनी भी संपत्तियां हैं, और राजस्थान की संपत्ति है, या लालू जी ने जो सदन के अंदर कहा था, पटना के अस्क्वायर, मतलब जब वक्फ इतना ताकतवर हो गया है, जो पूरा जो है वो सब जमीन को लेकर के भेज दिया। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया कभी भी, ना कि इन्होंने कोई IIT या इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाया है। ये सारी संपत्तियां जो कुछ मठाधीश लोगों के पास है, जो आज हल्ला कर रहे हैं लोग, ये उन लोगों के पास है। एक कमीशन बना था कर्नाटका में 2012 में, उसके रिपोर्ट के अनुसार 22,000 एकड़ वक्फ भूमि जो है ना, वो कांग्रेस के नेताओं ने लूट ली। 22,000 एकड़, वो बाकायदा रिपोर्ट में है। और उसमें एक नाम किनका है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी नाम है वो वक्फ की जमीन लूटने में। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे तो पूरा स्पष्ट बाकायदा बताया है कि वक्फ का किस तरह से लोगों की जमीन को लूट करके इसका बंदरबाट करता है, कुछ लोगों के पास इसके हाथ रहता है और इसको करता है। इसमें एक बड़ा बात ये हुआ इस कानून के आ जाने से, अब आपको अपनी संपत्ति यदि डिक्लेयर करनी है, आपको यदि वक्फ करना है, तो पहले तो आपको सर्टिफिकेशन करना होगा जो आप ही की जमीन है, माने आपका जमीन है तभी। और ये जमीन किसका है, ये कौन लिख करके देगा? ये जो प्रॉपर्टी राइट है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी राइट हमारा धारा 300A में हमको संविधान ने दिया है, उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम संपत्ति है और हमको कोई लूट ले रहा है उसमें, और हम कहीं जाकर के उसका हम अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो जो कोर्ट का दरवाजा बंद किया था, वो कोर्ट का दरवाजा खोला। दूसरा, इस पूरे को गवर्न करने के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, जो अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको ऑडिट देखना पड़े। और आप जैसे पहले वक्फ ने कह दिया कि भाई ये संपत्ति मेरा है, तो उसका कोई कागज पत्र नहीं लगता, खाता ना वही, जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। अब जो है DC का परमिशन लेना पड़ेगा, ये जमीन आपका है तब आप वक्फ करें। और वक्फ करने में भी आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, आप जब वक्फ करिएगा तो आपके घर की महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा और अनाथ बच्चों का जो शेयर है उसको रख करके आप वक्फ कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उसका हक मार करके आप सबको। और जो ये फैला रहे हैं कि वक्फ में हिंदू आ जाएंगे, वक्फ में कोई हिंदू नहीं आने वाला है। बोले 2 मेंबर तो मैंडेटरी कर दिया अदर देन मुस्लिम। 2 मेंबर कौन है? 2 मेंबर DC है, एक सरकारी अफसर है, हो सकता है उसमें मुसलमान हो DC, माने ज्यादा से ज्यादा 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं अगर वो पदेन है, उस है सर्वेयर और DC का वो पदेन है। पदेन में अगर सब जगह, तो अपना जो है DC हमारा मुस्लिम नहीं हो सकता है। और मुस्लिम DC का पद या जो पदाधिकारी होता है भारतीय गणराज्य और भारतीय लोकतंत्र में, वो कोई जात का नहीं होता है, वो निर्व्यक्तिक व्यक्ति होता है, जिसको लॉ को सिर्फ और सिर्फ फॉलो कराना होता है। वो कोई हिंदू मुसलमान या नहीं होता है, उसको लॉ एग्जीक्यूट कराना होता है। हमारे श्राइन बोर्ड में बाबा साहेब, माफ कीजिए, बैद्यनाथ मंदिर के श्राइन में चाहे कोई मुस्लिम अपना SDO रहे, तो वो भी उसका गवर्न करता है। तो वो तो कह रहे हैं कि क्या अब भाजपा ऐसा करेगी कि भाई श्राइन बोर्डों में हिंदू की जगह मुसलमान भी 2 रहे, ये मैंडेटरी कर दे? ऐसा है, और रह जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कब बोला है कि नहीं? DC जो रहता है श्राइन बोर्ड में, वो तो मुसलमान तो, या SDO रहता तो रहबे करता है। जो वहाँ का SDO है, मान लीजिए देवघर का SDO है, वो कोई मुस्लिम आ गया तो क्या बोलता है कि भाई वो नहीं करेगा? वो तो गवर्न करता ही है, चीज़ों को तो हैंडल करते हैं। एज ए सरकारी अफसर, एज ए अपना जो है
संविधान का पालन और कर्तव्यों के पालन के लिए करता है। उसमें तो कभी हिंदुओं ने किया। और हिंदुओं की जितनी भी मंदिर है वो तो सरकारें लिए हुए, एक भी मदरसा या कहीं पे सरकार के पास है? एक भी है? गवर्न करता है कहीं पर भी? कोई नहीं करता है। हमारे जितने भी है, हो चाहे हमारे तिरुपति जी का हो या अपना जो है वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड हो, सब तो हमारा सरकार ही चलाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, बाबा बैद्यनाथ भी तो चलाता है सरकार, श्राइन बोर्ड ही ना करता है। सारा डेवलपमेंट तो उसी का है ना, श्राइन बोर्ड ही करता है। सारा तो करता ही है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ जो इन लोगों ने जो भ्रम फैलाने का कोशिश किया है कि 2 लोग एक्स्ट्रा ला करके देंगे, 2 लोग नहीं देंगे। इसमें यह है कि जो डीसी या जो पदाधिकारी रहेगा वो अगर हो सकता है जब ये मुसलमान नहीं हो तो हिंदू हो सकता है। अब उसमें बैठा करके तो नहीं रखना है, हिंदू हो सकता है, मैक्सिमम 2 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा और नहीं जा सकता है। और उनका जो वक्फ करेगा, वक्फ जो करेगा, जो ट्रस्ट है और जो मुतवली जो ट्रस्टी है, वो वाकिफ जो है उसी के अनुमोदन से ही करेगा। सरकार का उसमें कोई गवर्नेंस नहीं रहेगा। और ये जो पैसे हैं इसका जो अच्छे तरीके से जो इसका यदि मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, तो ये सारे पैसों का हिसाब किताब वो रखेंगे, माने ऑडिट करना है। इसके सारे पैसों का खर्च जो है वो अपने अल्पसंख्यक भाइयों पर ही करना है, वो कोई हिंदू या किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ नहीं करना है। ये ऐसा बिल जिससे आप समझ सकते हैं इस बिल का कैसा दुरुपयोग था कि केरला के सारे चर्चेज ने, चर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने, सब लोगों ने इसका समर्थन किया पहली बार। और सब लोगों ने कहा कि भाई इस बिल का सारे संसद इसका समर्थन करे। तो ये बोल रहे कि मोदी जी को ऐसा कौन सा सपना आया? आखिर नकवी साहब थे इसी सरकार में, मोदी जी पार्ट 1 में तो कहा था कि वक्फ की जमीन पर बनने वाले स्कूल यूनिवर्सिटी का 100% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। और फिर वक्फ की जमीन पर नजर पड़ गई। नहीं, वक्फ की जमीन पर नहीं पड़ी है। एक चीज और जो ये सब गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, इस संशोधन जो कानून है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान या जो भी वक्फ की संपत्ति है जो अभी तक है, उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। ये कानून उन जमीनों पे लागू नहीं होगा, बशर्ते अगर यदि उनमें मुकदमे नहीं चल रहे हो। ट्रिब्यूनल में अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं जिसमें अब ये डिस्प्यूट है, उसमें जो चल रहा है तो चूंकि न्याय का पार्ट हो जाता है। और न्याय क्या करेगा वो अलग विषय है, न्यायालय क्या करेगा या फिर ट्रिब्यूनल क्या। जो पहले से मामले ट्रिब्यूनल में चल रहा है वो चाहे तो कोर्ट जा सकता है, नए मामले में ही ये लागू होगा। पुराना जिसमें मामले में कहीं कुछ नहीं है, कोई उसको टच नहीं करेगा। माने जो गैर विवादित जो भी संपत्तियां हैं, आप जो 37,000 एकड़ जो बता रहे जमीन है जिसमें कोई विवाद नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसमें कहीं पर भी कोई आपका ये नहीं करा जाएगा। और लेकिन कांग्रेस हो चाहे AIM हो, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, इसमें हस्तक्षेप करने का राइट ही नहीं है। देखिए, धार्मिक भावना तब तक है जब तक आप देश के कानून को या देश के लोगों को और लोगों को उसके साथ कोई परेशानी ना हो। धर्म का कोई मामला ही नहीं, संपत्ति का मामला है। आप धर्म का चादर ओढ़ करके आप धोखा करेंगे तो वो अलग विषय है ना। ये पूरा खेला जो है संपत्ति का है। ये जो अब ये आप लोग घर घर जाके लोगों को समझाएंगे इतनी सारी बातें, ये उनके हक की बातें हैं। और आज जो कांग्रेस के लोग यहाँ जो आदिवासी नेता एक यहाँ कर रहे हैं कि इससे आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों के हितों की अनदेखी होगी और उनका भी जमीन जाएगा, उनको बता देना चाहते हैं इस कानून में 5th और 6th शेड्यूल के जमीन को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है और कहा गया है 5th और 6th शेड्यूल में कोई भी जमीन वक्फ नहीं की जा सकती। अब इतना बड़ा सुरक्षा का गारंटर, उनको तो आदिवासी विरोधी वो लोग हैं जो इसके साथ खड़े होकर के कह रहे हैं। लेकिन कई संगठन तो ये कह रहे हैं कि 5th और 6th शेड्यूल एरिया में मुसलमान भी है, वो तो अपनी ज़मीन चाहेगा कि वक्फ कर दें, तो उस पर भी अब रोक होगा। वक्फ जो अपने जो मुसलमान हैं वो अपने ज़मीन का सर्टिफिकेशन करके अधिकारी हैं, उसके बाद वो वक्फ कर सकते हैं। बाकी जमीनों पे जो लोग नजर लगा करके जो कह देते थे कि जमीन मेरी है, वक्फ की है, डिक्लेरेशन कर दिया, आप कोई अंचल अधिकारी, SDO, DC कोई उसको हियरिंग नहीं कर सकता था, उनका कोई राइट ही नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना होता। ज़्यादा मुतवल्ली भी वही है,
और उसका जज भी वही है, वही सारे मुस्लिम लोग मिल करके। गैर मुस्लिम एक रहेगा कहीं पर तो कम से कम उसका हित को तो देखेगा, इस लिहाज से भी इसको किया गया है। लेकिन कांग्रेस तो ये हर जगह कह रही है सभा करके कि पहला तो ये आप लोग का टारगेट है, चूंकि बिहार इलेक्शन भी है, बंगाल इलेक्शन भी है, वक्फ का एक चश्मा ओढ़ा, मतलब उसके बाद आप लोग जितने भी देश में अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, उन सब की ज़मीनों पे आप टारगेट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो है, एक कहते हैं ना, ये सारे लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं भ्रम फैलाने का। अगर यदि सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं तो भ्रम पैदा कर दीजिए। ये जैसे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, सीए से नागरिकता चली जाएगी, कितने मुसलमानों की नागरिकता गई? फैलाए थे ना, जो सीए लागू होगा तो सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है गलतफहमी पैदा करने के लिए, और इसीलिए इस कार्यशाला के माध्यम से अपने अल्पसंख्यक भाइयों को और बाकी लोगों को बताया गया कि भाई इसको देखिए महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया गया, उनके हक अधिकार को सुरक्षित रखा गया। आदिवासी भाइयों के लिए कितना बड़ा काम किया गया कि उनके ज़मीन को कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकता आदिवासी भाइयों का। अगर वो कह ले कि भाई हम मुसलमान बन गए हैं तब भी नहीं डिक्लेयर कर सकता है। इतना अच्छा दंड देने के बाद, CNTSP जैसे ताकत देने के बाद, आज सिर्फ वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति का चश्मा पहन करके ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ये करने वाली है। जो संपत्ति आपके पास है, अब इसको यदि थोड़ा ऑर्थोडॉक्स रूप से थोड़ा सा हार्ड से कहे, लोग कह रहे थे कि भाई राम मंदिर का कागज़ दिखाइए 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 दिखाइए। अब 500 सालों का कागज़ मांग रहे थे और 100 साल पहले वक्फ का कानून बनाया है इन लोगों ने, वक्फ का ये देखते, तो उसका कागज़ नहीं दिखाने के लिए खोजते हैं। अब भाई जो पुराना है उसमें तो सरकार ने कह दिया है कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। ये कानून जिस दिन से लागू होगा उसके बाद एक इम्प्लीमेंट होगा कि अब कोई नया प्रॉपर्टी, नया कुछ, आप इस घर में जैसे आप हैं, मान ली कोई मुस्लिम किराएदार है और यहाँ पे अगर यदि 5 लोगों ने नमाज पढ़ना चालू किया शुक्रवार करके 5-10 दिन यदि कर दिया, तो अगले बार वो कह देगा कि वक्फ वाई यूजर है, माने कि हम लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं इसलिए ये हमारी संपत्ति हो गई। अब फिर आपको कहीं पे कोई, आप कहीं भी दौड़ के मर जाइए, कहीं भी चली जाइए, लेकिन आपको कोई वो ज़मीन वापस नहीं मिलने वाला है। इस तरह का अंधा कानून जो वायलेशन था प्रॉपर्टी राइट का, जो वायलेशन था 300A का, वो 42A वो सुपरसीड कर रहा था। जो इसका वक्फ का 42 आर्टिकल था वो सुपरसीड कर रहा था उसके ऊपर कि भाई आप यदि हमने कह दिया है तो आपको कोई न्यायिक उपचार नहीं मिलने वाला, आप ट्रिब्यूनल में आइए, ट्रिब्यूनल जो करेगा, मुद्दई जो करेगा वो, ये सारे विसंगतियों को खत्म करके, और इतनी बड़ी संपत्तियों पर जो मठाधीश सब बैठ करके हजारों करोड़ रुपये का जो गबन कर रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण है। ये सारे चीज़ें आपको बता दिए जाए, मैंने कि आप देख लीजिए वो सारे चीज़ों, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, आप कर्नाटका का आप देख लीजिए, और कई चीज़ों में अब जांचें चली गई, और सिर्फ इसलिए हंगामा ये बरपा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी बड़ी संपत्ति पे जो उनका अधिकार है बिना कानूनन, बिना राइट का। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, जब ये मामला न्यायालय में अब चला गया है, न्यायालय इसका फैसला करेगा कि जो केंद्र सरकार ने जो संशोधन किए हैं वो क्या संविधान के मुताबिक है या नहीं है, तो बीजेपी अब इसको जन जन तक क्यों कानून को पहुंचाने जा रही है? अभी तो ये लागू भी होगा या नहीं होगा, अभी इस पे सवाल है। बीजेपी जिस बात को समझती है, जिस बात को मानती है, जो बात देश के लिए अच्छा है, आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि सुधार और प्रगतिवादी दृष्टिकोण से को लेकर के आज़ाद भारत का सबसे सुधारवादी यह बिल है जो प्रोग्रेसिव है। मोदी जी कहते हैं कि हम योजना वो नहीं बनाते हैं जो लोगों को पसंद हो, हम योजना वो बनाते हैं जो लोगों के लिए अच्छी हो। यह देश के लिए कानून है, देश के अच्छाई के लिए है। ऐसे तमाम जो गरीब मुसलमान भाई हैं, जो इतने बड़े प्रॉपर्टी का, राजा जैसा प्रॉपर्टी है, लेकिन आप जो है दीनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उन्नयन हो, ऐसा सब कुछ देख करके बड़े ही कानूनी तरीके से इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कर PAC ने इसको पेश किया, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, महामहिम राष्ट्रपति ने इसको किया है। और जो हमारा लोकतांत्रिक गणराज्यीय व्यवस्था है उसमें जो है वो लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ये विद इन रूल है, ये कोर्ट से भी आएगा और ये जनता के लिए अनुकूल है।
विशेष करके अपने अल्पसंख्यक भाइयों के बहुत अनुकूल है, गरीब पसमंदा है, अंसारी है। वक्फ के बड़े बड़े जो ट्रिब्यूनल जो है उसमें इन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिया सुन्नी अलग अलग वक्फ है, उसमें अलग कन्फ्लिक्ट चलता है। तो ये सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए देखिए ट्रांसपेरेंसी और अच्छा गवर्न करे, इसमें रेगुलेशन अच्छा हो, ये बस सरकार का ही है। इसमें कोई हिंदू नहीं आने वाला है, कोई इसमें ये नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उसको गवर्न करने के लिए जो पदाधिकारी है, ऑडिट जो करेगा या जो होगा वो पदाधिकारी हिंदू हो सकता है, बस इतना ही है। शुक्रिया। देश में किसी भी कानून को लेकर ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में इतने देर बहस चली, और ना ही इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कानून को सरलीकरण भाषा में आम जनता को बताने का अब तक कोई निर्णय लिया हो, ऐसा मुझे तो याद नहीं है। पर वक्फ कानून जो संशोधन हुआ, इसको लेकर बीजेपी खासा अग्रेसिव है और लोगों को बता रही है कि वो आपके हक में है, फ़ायदे में है। गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा तो पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा। कोई कह रहा है ये धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। आपको क्या लगता है, कितना आप वक्फ पे अध्ययन कर पाए हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in